देखिए जैसे ये L, C और ये R, जो वोल्टेज हमने दिया वो इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। यदि आपसे कहा गया है कि करंट का वैल्यू बताइए, तो ये हमारे पास L अवेलेबल है, ये C अवेलेबल है और ये R। तो करंट के वैल्यू लिखने के लिए, I लिखने के लिए हम लोगों ने जो तरीका देखा था कि IRMS या I नॉट इक्वल्स टू V नॉट बाई Z, I नॉट इक्वल्स टू V नॉट बाई Z। और Z कैसे कैलकुलेट किया करते थे? Z कैलकुलेट किया करते थे अंडर रूट XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब यदि हम चाहते हैं कि I का जो वैल्यू हो वो मैक्सिमम हो, I नॉट का वैल्यू मैक्सिमम हो, I नॉट के वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए तो Z को क्या होना पड़ेगा? मिनिमम। और यदि Z को आप मिनिमम चाहते हैं तो R का वैल्यू तो आप बदल नहीं सकते। तो बदल सकते हैं XL और XC को, क्योंकि वो वेरिएबल है, ओमेगा पे डिपेंड करता है। तो हम मिनिमम करना चाहते हैं Z, तो एक ऑप्शन है XL माइनस XC को निगेटिव, वो तो स्क्वायर है तो निगेटिव भी नहीं कर सकते, तो जीरो कर दो। और यदि ये जीरो कर देते हैं तो इसका मतलब हो गया XL इक्वल्स टू XC। और ऐसा करने पर ऐसे सिचुएशन में Z का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? R के बराबर। और I नॉट का जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा ये हो जाएगा V नॉट बाई R। और आपने इसके लिए देखा क्या, ओमेगा L किसके बराबर हो गया? 1 बाई ओमेगा C, या ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 1 बाई LC। तो यहाँ इस जगह हमने ओमेगा लिख लिया, 1 बाई अंडर रूट LC। तो हम लोगों को ये दो डाटा दिख गया, एक तो Z का वैल्यू, I नॉट मैक्सिमम का वैल्यू और ओमेगा का वैल्यू। ये जो इवेंट है, ये इवेंट कहलाता है रेजोनेंस। ये जो इवेंट है ये इवेंट कहलाता है रेजोनेंस। दिस इवेंट इज कॉल्ड रेजोनेंस। आप जैसे ऑर्गन पाइप एक्सपेरिमेंट करते थे तो लाउडनेस बढ़ जाती थी जब रेजोनेंस होता था। यहाँ करंट मैक्सिमम हो गया है जब रेजोनेंस हुआ। और रेजोनेंस के लिए क्या हमने कंडीशन देखा कि Z मिनिमम हो जिससे कि I बढ़े। और Z मिनिमम के लिए क्या किया हमने? XL और XC को बराबर कर दिया। यहाँ तक में तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ये जो ओमेगा है ना, ओमेगा को कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा जो 1 बाई अंडर रूट LC है, इसको ओमेगा नॉट कह देते हैं और इसके लिए कह देते हैं रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से हमने कह दिया। और यदि आप जानते हैं F लिखते हैं ओमेगा बाई 2 पाई, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 पाई अंडर रूट LC 2 पाई के साथ, इसको कह देंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और यहां पर चूंकि X 0 हो गया तो इस केस में आप ये भी कह सकते हैं एट रेजोनेंस सर्किट becomes pure resistive, तो जिससे क्या हो गया? पावर फैक्टर, इससे ये हो गया cos 5 हो गया 1। क्यों? क्योंकि फेज डिफरेंस तो अब होगा ही नहीं।
करंट में और इसमें, ये मैं ऊपर लिख दे रहा हूं एक बार, एट रेजोनेंस द सर्किट बिकम्स प्योर रेजिस्टिव, प्योर रेजिस्टिव, सर्किट बिकम्स प्योर रेजिस्टिव। और इससे ये हो गया कि इस मोमेंट पे कोई फेज डिफरेंस नहीं है करंट और वोल्टेज में, इस मोमेंट पर कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा करंट और वोल्टेज में, यहां से ये भी तय हो गया। और अब आप सोच करके बताइए, यदि मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं तो कौन बढ़ जाएगा, एक्सएल बढ़ जाएगा या एक्ससी बढ़ जाएगा? ओमेगा को बढ़ा दूं, ओमेगा नॉट को बढ़ा करके टू ओमेगा नॉट कर दूं तो कौन बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा या एक्ससी बढ़ेगा? एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल, और एक्ससी बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा सी। तो कौन बढ़ जाएगा, एक्सएल। तो एक्सएल बढ़ जाएगा तो इसका मतलब डोमिनेट कर जाएगा, इंडक्टिव बिहेवियर हो जाएगा सर्किट का, यदि फ्रीक्वेंसी जो है इनपुट का वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। और यदि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है तो कौन डोमिनेट करेगा, कैपेसिटेंस। और यदि कैपेसिटेंस डोमिनेट करेगा तो सर्किट का बिहेवियर हो जाएगा कैपेसिटिव। या आपने दो देखे, एक तो रेजोनेंस पे प्योर रेजिस्टिव बिहेवियर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा करेंगे तो एक्सएल डोमिनेट कर जाएगा, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम करेंगे तो एक्स सी डोमिनेट कर जाएगा। अब यदि एल डोमिनेट करेगा तो याद रखना वोल्टेज फेज में आगे होगा, करंट पीछे। और यदि सी डोमिनेट करेगा तो रिजल्टेंट डायग्राम में सोचना, सी डोमिनेट करेगा तो करंट आगे होगा, वोल्टेज पीछे। क्या यहां तक आप सब पहुंच गए? यहां चेक करिए, यदि आपके सामने में ये है एक्स और आर और यहां पर है ओमेगा, तो इनके जो वैल्यूज थे, एक तो आर हुआ फिक्स, और ये ऐसे किसका आया था, एक्स सी का, और इस तरह से स्ट्रेट कौन गया था, एक्स एल। अब मुझे बताइए, तो रेजोनेंस कहां दिख रहा है आपको, रेजोनेंस आपको दिख रहा है रेजोनेंस दिख रहा है, ये हो गया ओमेगा नॉट रेजोनेंस। यहां पर बिहेवियर होगा प्योर रेजिस्टिव बिहेवियर, प्योर रेजिस्टिव बिहेवियर। अब यदि फ्रीक्वेंसी से आप लेफ्ट आते हैं, तो लेफ्ट आते हैं मतलब ओमेगा को कम किया, और ओमेगा को कम किया तो यहां आप कह देंगे एक्स सी डोमिनेट करने लगेगा। ग्राफ से भी देख लीजिए, एक्सएल के रेस्पेक्ट में इधर जब आएंगे लेफ्ट की तरफ तो किसी भी पॉइंट पे वैल्यू किसका ज्यादा है, सी का या एल का, सी का, एक्स सी का वैल्यू ज्यादा है, एक्स एल का वैल्यू कम है। तो ये सर्किट बिकम्स, यहां पर लेफ्ट साइड आने पे आप क्या लिख देंगे, सर्किट बिकम्स कैपेसिटिव, सर्किट बिकम्स कैपेसिटिव। और यदि आप राइट साइड जाते हैं, यदि आप राइट साइड जाते हैं तो किसी भी पॉइंट पे आप चेक करेंगे तो कौन ज्यादा दिखेगा, एक्सएल, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी। उसके लिए क्या लिख देंगे, सर्किट बिकम्स इंडक्टिव। अब इंडक्टिव होने पर क्या हो जाता है, इंडक्टिव होने पर आप क्या कह देते हैं, वोल्टेज इज अहेड इन फेज विथ द करंट। और जब आप बात कर रहे होते हैं कैपेसिटिव होने पर, वोल्टेज इज बिहाइंड
इन फेज विथ करंट। और जब आप रेजिस्टिव प्योर की बात कर रहे होते हैं तो क्या लिखते हैं? V and I are in same phase। तो आपसे ये पूछ दिया जाता है कि जो बिहेवियर है सर्किट का, यदि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है तो कैसा होगा, कैपेसिटिव होगा। का मीनिंग क्या होगा? वोल्टेज पीछे होगा करंट से फेज में, और यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है रेजोनेंस से तो बिहेवियर इंडक्टिव हो गया, और इंडक्टिव होने का मतलब हो गया वोल्टेज आगे। ये इधर वाला जो लिखा है फिर से लिख के बताऊं या समझ में आ ना? हाँ बोलिए। आप समझ नहीं रहे हैं। जब रेजिस्टिव बिहेवियर कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। और जब आप वोल्टेज को आगे देखते हो तो इसका मतलब ये मौजूद है कौन? इंडक्टर सर्किट में मौजूद है जो डोमिनेट कर रहा है। और जब कैपेसिटिव बिहेवियर कहते हो तो इसका मतलब ये थोड़े ना होता है कि केवल कैपेसिटर है, या इंडक्टिव बिहेवियर कहते हो तो इसका मतलब थोड़े ना है। यदि मुझे कहना पड़ेगा प्योर इंडक्टिव तो प्योर वर्ड यूज करेंगे। प्योर इंडक्टिव मतलब रेजिस्टेंस नहीं, लेकिन वो एक सपना है, मतलब आइडियल कंडीशन, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। क्योंकि जब कोई वायर लोगे और उसको घुमा करके मोड़ करके स्प्रिंग का शेप देके इंडक्टर बनाओगे तो उसमें रेजिस्टेंस तो अपने आप छुपा रहेगा, एल के साथ आर तो रहना ही रहना है। लेकिन फिर भी आइडियल कंडीशन में हम कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, तो हम प्योर इंडक्टिव बिहेवियर वर्ड यूज करते हैं, ठीक ना? तो इंडक्टिव कहने का मतलब वोल्टेज अहेड होगा करंट से, और कैपेसिटिव कहने का मतलब वोल्टेज बिहाइंड होगा करंट से। जो अपना डायग्राम है दिमाग में बन गया है सबके, तो उस हिसाब से आप इनको रखो। यहां तक जिन लोगों के समझ में आ गया हैंड राइज कर दें प्लीज। ओके अब सुशांत, शिवेंद्र, यदि कुछ पूछना हो, अजिंक्य, कार्तिक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बिहेवियर जब इसके मैंने इंडक्टिव, कैपेसिटिव या प्योर रेजिस्टिव समझ लिया तो एग्जांपल देखिए। यहां पर आपके सामने ये एलसीआर वाले सर्किट दिख गए और आपसे कहा गया XL है 30 ओम, XC है 30 ओम और R है 40 ओम, और ये 200 वोल्ट कहा गया। जब 200 वोल्ट लिख दिया तो इसका मतलब ये कौन सा वैल्यू दिया गया होगा? RMS दिया गया होगा। आपको बताना है फाइंड RMS करंट इन, RMS ना भी लिखते, करंट पूछते तो आप RMS ही बताते, करंट इन द सर्किट, पहला। दूसरा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, GL बताना है। तीसरा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, VC बताना है। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, VR बताना है। और फेज डिफरेंस बताना है या पावर फैक्टर, cos फाई बताना है। बस इतनी सी जानकारी चाहिए मुझे।
अच्छा, आप जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो बाद में पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आपके सामने सर्किट में इनपुट वोल्टेज है 200 वोल्ट, XL 30 ओम, XC 30 ओम एंड R 40 ओम। यदि XL और XC पे गौर करें तो आपको पता चल जाएगा, सिंस XL equals to XC, hence Z equals to R, Y equals to 0, cos phi equals to 1, IRMS equals to VRMS by Z, 200/40, 5 एम्पियर। VL equals to IRMS into XL, 150 वोल्ट। VC equals to IRMS into XC, ये भी हो गया 150 वोल्ट। और VR equals to IRMS into R, ये हो गया 200 वोल्ट। तो आप ध्यान रखिएगा कि रेजोनेंस में जो सोर्स का होगा पोटेंशियल डिफरेंस आरएमएस वैल्यू, वही आर का होगा आरएमएस वैल्यू। वी आर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वी सोर्स के बराबर हो जाएगा। कब? एट रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर होता था V सोर्स। तो VL और VC जब बराबर हैं, क्योंकि रेजोनेंस है, तो VR ही तो हो जाएगा V सोर्स। तो ये याद रख सकते हैं आप। क्या ये पॉइंट डिफिकल्ट है? आपको यदि रेजोनेंस दिख रहा है तो ये भी तो पूछा जा सकता था कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट बताओ, तो 1/√LC लिखना पड़ता। लेकिन यहाँ L और C अलग से नहीं दिया गया है, तो हम उसकी चर्चा अभी नहीं कर पाएंगे। सर फिर भी मेरा बड़ा मन है कि चर्चा कर ही लेता, मुश्किल है अभी तो आपने इंफॉर्मेशन यहाँ देखा क्या कि XL और XC बराबर, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए रेजोनेंस। और रेजोनेंस आते ही सेम फेज, प्योर रेजिस्टिव बिहेवियर, Z हो जाएगा R क्योंकि XL XC कैंसिल, और I हो जाएगा V/R क्योंकि V/Z लिखते तो V/R के बराबर। फिर से देखिए एक एग्जांपल, ये यहां पर है XL 100 ओम, XC 100 ओम, R 100 ओम, और इनपुट वोल्टेज दिया गया है 200 वोल्ट। आपको बताना है फाइंड IRMS, VL, VC, VR, cos phi। बस इतनी सी बात। बहुत बढ़िया। बताइए हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं? सिंस XL equals to XC, hence event is resonance। Z हो गया R के बराबर, इसका मतलब हो गया I equals to V/R। और इससे पता चल गया VL IRMS into XL, 2 into 100, 200 volt। VC equals to VL
रेजोनेंस के लिए 200 वोल्ट, और VR इक्वल्स टू V सोर्स रेजोनेंस के लिए 200 वोल्ट। सारी कहानी आ गई। cos फाई हो गया 1, क्योंकि प्योर रेजिस्टिव बिहेवियर हो गया। तो क्या सारी इंफॉर्मेशन मिल गए? तो क्वेश्चन फ्री के नंबर देता है यार। इस तरह के क्वेश्चन आपको फ्री के नंबर देता है यदि आपने देखा है, आपको पता है कि रेजोनेंस का क्या मीनिंग। रेजोनेंस प्योर रेजिस्टिव बिहेवियर cos फाई 1 होगा, मैक्सिमम पावर यहाँ डिसिपेट होने वाला है। XL XC जैसे ही बराबर हो तुरंत दिमाग में आना चाहिए रेजोनेंस की चर्चा कर रहा है। और तीनों जब दिखे ना LCR, तो पहले यही चेक करो रेजोनेंस, मतलब 99% चांस है रेजोनेंस की बात करेगा। LCR तीनों देखो। यहाँ आपसे ऐसे ही दे दिया गया R 100 ओम, C 10 माइक्रोफेरेड, L 5 मिली हेनरी। आपको बताना है V इक्वल्स टू V0 sin ओमेगा t, फाइंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और यदि ओमेगा लिख रहा हूं मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं। फॉर above LCR सीरीज सर्किट। करना क्या है, सीधे सीधे फॉर्मूला लिखना है, नहीं तो एक स्टेप ज्यादा लिख लो। एट रेजोनेंस I होना चाहिए मैक्सिमम, Z होना चाहिए मिनिमम, XL माइनस XC को कर दिया हमने 0। यहाँ से आ गया ओमेगा L इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा C, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय LC, ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट LC, ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट L। 5 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये C यार देखो, मुझे लगता है उसको भी 5 कर दे तो अच्छा था। अब तो जो लिख दिया 10 इंटू 10 टू द पावर -6, तो ये दोनों हो गए 10 टू द पावर -9, एक 10 है 10 टू द पावर 8, तो ऊपर चला आएगा 10 टू द पावर 4 और नीचे रह गया √5। तो यहाँ हो जाएगा 10 टू द पावर 4 में 10,000 ना, 5 इंटू 2000 बाई √5, ये हो जाएगा 2000 √5 रेडियन पर सेकेंड। 2000 √5 रेडियन पर सेकेंड। कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं। मेन था कि या तो सीधे फॉर्मूला लिख दो या फॉर्मूला तक पहुंचो। तो शुरू में 2-4 बार आप फॉर्मूला तक पहुंचेंगे ना, तो वो थोड़ा सा उसके साथ कंफर्ट बढ़ जाएगा आपका। कि जैसे रेजोनेंस कहेगा ना, तो रेजोनेंस में हम सोचेंगे I को क्या कर देना है मैक्सिमम, Z को कर देना है मिनिमम। उसके लिए XL माइनस XC 0 कर दिया, XL हो गया XC के बराबर, ओमेगा हो गया 1 बाय ओमेगा C के बराबर, ओमेगा आ गया 1 बाय अंडर रूट LC। डाटा रख दो, रिजल्ट आएगा। ओके, लक्ष्य समझ कोई कंफ्यूजन नहीं। आप यदि देखो ये टॉपिक आसान है यदि देखने का नजरिया अपना सही हो तो ज्यादातर होता क्या है कि आसान है तो मैं भी उसको 1 लेक्चर 2 लेक्चर में छोड़ देता हूँ। इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम 4 लेक्चर तक पकड़ के बैठे रहो। लेकिन ऐसा है कि आपको इससे नंबर मिल जाएगा, इसमें आप गलत नहीं करेंगे,
क्योंकि बेसिक ठीक है, मतलब वही LCR है, इन्हीं को आप मैनिपुलेट होते देख रहे हैं, और थोड़ा वेक्टर का सेंस यूज हो रहा है थोड़ा सा। यहां एक टर्म आता है क्वालिटी फैक्टर Q of LCR series AC रेजोनेंस सर्किट। अब ये क्वालिटी फैक्टर है क्या? क्वालिटी फैक्टर Q is measure of sharpness of resonance. Quality factor is measure of sharpness of resonance. इससे भी मन नहीं भरता, आखिर ये शार्पनेस रेजोनेंस क्या लफड़ा है? शार्पनेस कह के तो केवल चाकू याद आता है। अब यहाँ देखो, ये आई और ओमेगा का एक ग्राफ है, तो आपने तो देखा ही है, आई का जो है मैक्सिमम वैल्यू होता है एक खास ओमेगा पर LCR सर्किट में, और वो मैक्सिमम वैल्यू आप कहते हैं I0, और उसको लिखते हैं V0 बाई Z मिनिमम, दैट इज V0 बाई R। और वो कहां पर होता है? ओमेगा नॉट पे, जहां फ्रीक्वेंसी क्या है? 1/√LC। अब मुझे ये बताओ, यदि ओमेगा नॉट से मैं कम करूं फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो करंट बढ़ेगा या घटेगा? ओमेगा नॉट से कम करूंगा तब भी जेड बनेगा, आर से तो बढ़ेगा ही, और ओमेगा नॉट से ज्यादा करूंगा तब भी जेड बढ़ेगा, आर से बढ़ेगा यदि जेड, तो इसका मतलब करंट कम होगा। तो दोनों तरफ कम हुआ करंट, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह दिख रहा होता है। क्या ये चाकू जैसा कुछ दिखा? अब ये शार्पनेस इसका क्या होगा? तो यदि आपके सामने आई ओमेगा वाले अलग अलग कुछ सर्किट हैं, बताओ तो 1 2 3 में किसकी शार्पनेस ज्यादा लग रही है आपको? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस यदि आपको लगता है कि 3 में ज्यादा है, तो आप क्या कह देंगे? Q3 is greater than Q2 is greater than Q1. Sharpness is higher या more in third circuit. आपने शार्पनेस को आंखों से देख के फील किया। शार्पनेस का मतलब है वो जो एक मैच हुआ है, उस मैच को यदि मैं डिस्टर्ब करूं, जहां XL और XC एक जैसे हैं, यदि मैं थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करूं ओमेगा नॉट को, और जेड बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इसका मतलब बहुत शार्प है वो मैच। शार्प है का मतलब जैसे पहाड़ी के आप ढलान की तरह देखते हैं, यदि आपने थोड़ा लेफ्ट या थोड़ा राइट आए तो कोई बहुत ज्यादा करंट में अंतर नहीं हुआ, जेड में कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ। एक तो वो हुआ, और एक हुआ कि नहीं, थोड़ा सा भी आप ओमेगा नॉट से हटे तो बहुत तेजी से जेड बढ़ गया और करंट कम हो गया। तो जिसमें ऐसा होते दिख रहा है, मैं कहता हूं कि वो बड़ा शार्प है रेजोनेंस, और उसके लिए Q3 का वैल्यू ज्यादा होगा। अब Q3 होगा क्या? एक बार Q होगा क्या?
उसे तो ढूंढे, उसके लिए अभी मेहनत करते हैं। उसे कैसे डिफाइन किया गया है? डिफाइन किया गया है, ध्यान रखिएगा कि ये कुछ तो होगा। डिफाइन कैसे किया गया है? न्यूमेरिकली। ये देखिए, कम होके कभी ना कभी ये करंट I0/√2 तो हो जाएगा ना। तो हमने देखा I0/√2 होगा चाहे हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे और चाहे हम राइट की तरफ जाएंगे, या तो लेफ्ट जाएं या राइट जाएं। कितना? डेल्टा ओमेगा। तो हम देखते हैं कि क्या हो गया, I0/√2। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, तो यहां हम ध्यान रखते हैं इसी डायग्राम में, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस और ये मेजर ऑफ, ऊपर कर दो, मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, और उसको ब्रैकेट में ले लो, और क्वालिटी फैक्टर Q is defined as Q equals to omega naught upon twice delta omega. Omega naught upon twice delta omega. I0 से I0/√2 हो गया, और डेल्टा ओमेगा बहुत कम है, तो डिनोमिनेटर कम होगा तो Q का वैल्यू ज्यादा होगा, और डेल्टा ओमेगा कम होगा मतलब शार्पनेस ज्यादा दिख रही होगी, और डेल्टा ओमेगा बड़ा होगा इसका मतलब शार्पनेस कम दिख रही है आंखों से। तो ये डिफाइंड है ऐसे, ओमेगा नॉट बाय ट्वाइस डेल्टा ओमेगा, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। सोचो, हमने अभी क्या किया, ओमेगा नॉट जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वहां करंट देखा I0 V0/Z, V0/R, और उससे थोड़ा बदला। तो आप किसी भी तरफ आ जाओ, चाहे लेफ्ट या राइट। लेफ्ट आएंगे तो कैपेसिटिव बिहेवियर डोमिनेट करेगा, और राइट जाएंगे तो इंडक्टिव बिहेवियर डोमिनेट करेगा। तो मान लो राइट की तरफ गए, तो राइट की तरफ गए तो अब हम डेल्टा ओमेगा राइट शिफ्ट होंगे, तो वहां एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या ले लेंगे, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। उस जगह एक्सएल कैसे लिखेंगे, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू एल, और एक्सी कैसे लिखेंगे, 1/ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू सी। वहां से एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे, जेड आ जाएगा। और अब यदि V नॉट को उस जेड से डिवाइड करेंगे तो जो करंट मिला वो करंट क्या होगा, I0/√2। सर लिख के बताओ, यहां देखिए, एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। ध्यान से देखिएगा, एक्सएल कितना हो गया है, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू एल, ओमेगा नॉट एल ब्रैकेट में 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट। और ये याद रखिए, ओमेगा नॉट एल जो होता है उसका वैल्यू, और एक्स सी चेक कर लीजिए एक बार पहले, 1/ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू सी इक्वल्स टू 1/ओमेगा नॉट सी, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में चेक करिए क्या आ रहा है, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट, इसको 1/ओमेगा नॉट सी। तो ये 1/ओमेगा नॉट सी, और ऊपर आ गया 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट टू द पावर -1। अब मुझे ये बताइए, ओमेगा नॉट एल और 1/ओमेगा नॉट सी तो एक जैसे होते हैं। 1/ओमेगा नॉट सी किसके बराबर हो जाता है, ओमेगा नॉट एल के बराबर एट रेजोनेंस। मतलब XL इक्वल्स टू XC implies
ओमेगा 1 by ओमेगा एक्स सी इक्वल्स टू एक्स एल implies 1 by omega naught c equals to omega naught L at resonance, ये हम जानते हैं। तो ये XC वाले डाटा को अब देखिए तो कैसे लिख सकते हैं, 1 by ओमेगा नॉट c के बदले मैंने लिख दिया फिर से ओमेगा नॉट L, और ये 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट। ये दूसरा आइडिया कहां से आया है, सिंस डेल्टा ओमेगा ए बाय ओमेगा नॉट magnitude far less than 1 implies that 1 plus delta omega by omega naught to the power minus 1 will be 1 minus del omega by omega naught by binomial approximation. Binomial approximation सर ये क्या था, 1 plus x to the power n को क्या लिखा करते थे, 1 plus nx। कब, जब x का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होता था। अब आपको xc भी अवेलेबल है और xl भी अवेलेबल है, तो xl माइनस xc दिख जाएगा क्या, चेक करिए तो xl माइनस xc कितना दिख रहा है आपको, जिसे x कह देते हैं, xl माइनस xc, चेक करिए कितना आ गया, ओमेगा नॉट l ब्रैकेट में 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट l ब्रैकेट में 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट। तो यहाँ ये x सॉल्व होकर के कितना आ रहा है, ये सॉल्व होकर के आ रहा है ओमेगा नॉट l और साथ में ट्वाइस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट, ये x का वैल्यू आ गया। कब, एट ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा वाले मोमेंट पर। सर आपने x क्यों निकाला है, भाई मैं यदि उस मोमेंट पर करंट लिखना चाहता हूं तो मुझे z चाहिए, तो z का कैसे आएगा, तो z आ जाता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यदि इस बात को हम समझ रहे हैं तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे मैं चलता हूं। यहां तक पहुंच गए आप लोग, एक हमने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज किया और दूसरा आइडिया यूज किया कि ओमेगा नॉट एल और 1 बाय ओमेगा नॉट सी एक जैसे हैं रेजोनेंस के कारण, ओमेगा नॉट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लिया हुआ है। आप यदि देखें एट ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा करंट इक्वल्स टू V नॉट बाई जेड इक्वल्स टू I नॉट बाई रूट टू गिवन। V नॉट बाई जेड तो आप वैसे ही जानते हैं और ये I नॉट बाई रूट टू दिया हुआ है। ये V नॉट बाई जेड के लिए कौन, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और I नॉट वाला जो वैल्यू था वो क्या था, V नॉट बाई आर, वो आप पहले लिख चुके हो। तो आप यहां से देखें ये V नॉट और ये V नॉट तो कैंसिल आउट हो गया, और दोनों तरफ यदि स्क्वायर कर दें और इन्वर्टेड करके स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर के बराबर हो गया, या एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और x प्रीवियस पेज पे जो आया था उसको याद करिए, ओमेगा नॉट एल स्क्वायर साथ में आया था ट्वाइस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट का स्क्वायर। अच्छा ये एक काम और पहले ही कर लो ना, ये स्क्वायर दोनों तरफ है तो हटा लो, x इक्वल्स टू आर, x का वैल्यू लिख दो ओमेगा नॉट एल ट्वाइस चेक करिए तो पिछले पेज पे था क्या, ओमेगा नॉट एल प्लस ट्वाइस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट, एक सेकेंड, ओमेगा नॉट एल ट्वाइस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट इक्वल्स टू आर। यहां एक काम करो, ओमेगा नॉट एल बाय आर ये लिख दो ओमेगा नॉट बाय ट्वाइस डेल्टा ओमेगा, और इसे ही क्या कह देते हैं, क्वालिटी फैक्टर।
तो हमारे पास क्या आ गया, Q का वैल्यू। तो यहाँ Q का वैल्यू जो हम देख रहे हैं XL बाई R या XC बाई R। ये XL जो या XC जो लेते हैं कौन सा, एट रेजोनेंस। अब इसका मतलब या तो ऐसे याद रखो या ऐसे याद रखो, ओमेगा नॉट L बाई आर आप कह रहे हैं। ओमेगा नॉट का वैल्यू आपको ऑलरेडी याद है 1/√LC इंटू L बाई आर। तो ये कितना हो जाएगा, √L बाई R स्क्वायर C, √L बाई R स्क्वायर C। और याद करो, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो आप, टाइम कांस्टेंट इंडक्टर वाला क्या था, L बाई आर, और कैपेसिटर वाला क्या था, RC। तो वो उनके रेशियो के फॉर्मेट में याद रखना, LR और RC के रेशियो के फॉर्मेट में भी इन्हें देख सकते हो। तो इनमें से जो भी फॉर्मेट आपको याद रखने का मन करे वो याद रखो, और यदि केवल एक फॉर्मूले की तरह रट्टा मारना चाहते हो तो इसे याद कर दो, Q इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में L बाई स्क्वायर रूट में L बाई R स्क्वायर इंटू C, L बाई R स्क्वायर इंटू C। इसको याद कर दो। अभी भी जो मेंस हुआ था IIT वाला, उसमें भी इस पे क्वेश्चन था और उस पे बोनस मार्किंग किया गया, क्योंकि उसने हम लोगों का जो इस फॉर्मूले से रिजल्ट आता है उससे अलग उसने आंसर दे दिया था। तो ये फॉर्मूला है अपने पास, L बाई √R स्क्वायर प्लस C। यदि ये ज्यादा होगा तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है, यदि ये कम है तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कम होगा। यहां तक में कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं आप, इस पॉइंट तक आने पर यदि आपके मन में कोई कंफ्यूजन कहीं पे आया हो। क्या Q वैल्यू एक बार और कैलकुलेट करके बताऊं, आ गया है? यदि इस पॉइंट को आप समझ पा रहे हैं, यहां तक पहुंच गए, तो रैंडम कुछ एग्जांपल देखिए। और जैसे इंडक्टर है, कैपेसिटर है, और इनपुट V इक्वल्स टू 200 साइन 100t, L दिया गया है 5 हेनरी, और C दिया गया है 4। 20 माइक्रो फैराड। आपको बताना है फाइंड XL, XC, XI नॉट cos phi I at t VL एंड VC। बस ये चीजें हमें पता करनी है।
एक एक रेजिस्टेंस भी डाल दो, R 50 ओम। ये सर्किट में ये भी मौजूद है। सर्किट में एक रेजिस्टेंस भी डाल दें। बहुत बढ़िया, एक बार चेक कर लीजिए। आप देखिएगा कि XL आ गया है 500 ओम और XC भी आ गया 500 ओम रेजोनेंस से। इसका मतलब Z हो जाएगा R के बराबर, I नॉट V नॉट बाई R हो गया 4 एम्पियर। अब यदि आपको टाइम डिपेंडेंट करंट चाहिए तो वो वोल्टेज के साथ सेम फेज में होगा। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा, V बराबर V नॉट कॉस ओमेगा साइन ओमेगा टी है, तो I बराबर 4 साइन 100t हमने लिख दिया। अब यदि मुझे VL चाहिए, L के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो टाइम डिपेंडेंट नहीं बताते, कौन सा ढूंढ कर लाते हैं, RMS। IRMS इनटू XL तो आएगा VRMS किसका, L के क्रॉस। तो VL क्या लिखा हमने, IRMS इनटू XL। IRMS कितना, I नॉट बाई रूट 2, तो 4 बाई रूट 2 इंटू 500 और रेजोनेंस है तो VC वही होगा जो VL होगा। और VR कितना हो जाएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, वो भी RMS ही आप बताएंगे यदि कुछ नहीं कहा गया, टाइम डिपेंडेंट नहीं बताएंगे। तो VRMS कैसे, तो IRMS इंटू R, IRMS हो जाएगा 4 बाई रूट 2 इंटू R दैट इज 50। या तो ये सोचो
या ये सोचो जितना सोर्स का वोल्टेज होगा उतना ही आर का होगा रेजोनेंस पे। तो सोर्स का कौन सा 200 है पिक 200/√2 या कितना दिया गया है, हाँ 200/√2। उससे भी आप सोच सकते हो कि जो सोर्स का होगा आरएमएस वही होगा आर के क्रॉस आरएमएस। तो आप दोनों रास्तों से देखिए यही आएगा 100√2। तो सारे वैल्यू आपके सामने है। देख के तो ये लगेगा कि हाँ यार कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मतलब प्रैक्टिस वो करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे सीक्वेंस में मैं बोल रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है, आप भी वही उसी फ्लो में सोचेंगे, आपके भी वो बनता चला जाएगा। करेगा क्या, या तो रेजोनेंस होगा या रेजोनेंस नहीं होगा, और क्या कर लेगा। रेजोनेंस होगा तो क्या करते हैं वो सारे हैं आपके सामने। यहाँ एक लेवल थोड़ा और एनालिसिस का बढ़ाते हैं। ये है R 30 ओम और XC भी 30 ओम। ये है R 30 ओम, ये है XL 30 ओम। यहां पर हम देखना चाहते हैं V इक्वल्स टू 200 sin 100t है। तो टाइम डिपेंडेंट I1 I2 और I क्या होगा, फाइंड I1 I2 एंड I एट t। यदि टाइम डिपेंडेंट हम करंट चाहते हैं तो क्या होगा, इस सर्किट को देखने का आप नजरिया ऐसे रखो जैसे केवल ये दोनों हो सोर्स से जुड़ा हुआ, या केवल ये दोनों हो सोर्स से जुड़ा हुआ। अच्छा मुझे ये बताइए, जब आप I1 लिख रहे होंगे और V है 200 sin 100t, तो फेज के बारे में क्या कमेंट करते हैं, I कैसा बिहेवियर है सर्किट का, इंडक्टिव या कैपेसिटिव, कैपेसिटिव। तो करंट आगे होगा या पीछे, आगे। कितना एंगल आगे दिख रहा है, तो I हो गया I0 sin ओमेगा t प्लस π/4। सर ये π/4 कैसे दिखा आपको, और जब I2 आप सोचेंगे I0 sin ओमेगा t माइनस π/4, क्योंकि ये यदि आप V0 sin ओमेगा t प्रोवाइड कर रहे हैं और दोनों में ये I0 1 कर लो और I0 2 कर लो, कारण कि दोनों के जेड में भी अलग अलग हो, अभी तो फिलहाल एक जैसा दिख रहा है। और I बराबर इसीलिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, बाय सुपरपोजिशन।
या बाय जंक्शन रूट। I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 कब, जब सर्किट ऐसा दिखे, पैरेलल में है ना, तो I ही किसके बराबर हो जाएगा, I1 प्लस I2, और दोनों में I0 एक जैसा है। I01 क्या लिखोगे, V0 बाई 30√2। I02 क्या लिखोगे, V0 बाई 30√2, क्योंकि दोनों ही 30 ओम। 30√2 ऊपर वाला जेड हुआ, 30 ओम था, तो ये दोनों ही केस में 30√2 हुआ जेड। आप यदि I1 और I2 को साथ में लिखना चाहें तो फिर से मैं लिख रहा हूं, देखिएगा, डायरेक्ट एक लाइन में चाहें तो आप वो लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ध्यान दीजिएगा, 200/30√2 साइन ओमेगा टी, पहला वाला जो है प्लस π/4 क्यों, क्योंकि x और r जब एक जैसे हों तो 45 डिग्री पे जेड देखते हैं। आप ये 200/30√2 साइन ओमेगा टी माइनस π/4, आप यदि (10√2/3 को एक लिखें, साइन ओमेगा टी 100 है, मैं ओमेगा में काम कर रहा हूं, प्लस 10√2/3 साइन ओमेगा टी माइनस π/4। अच्छा, आपको सुपर इम्पोज करना आता है वेक्टर का यूज करके इन दोनों को? सर वो कैसे करते हैं? तो देखो ना, मान लिया कि ये ओमेगा टी वाला लाइन होता, एक उससे 45 डिग्री ऊपर है और एक उससे 45 डिग्री नीचे है, दोनों ही वेक्टर एक जैसे हैं, 10√2/3 एम्पियर वाले। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आने वाला है, ठीक बीच में ही आ जाएगा और √2 टाइम्स हो जाएगा, तो 20/3 साइन ओमेगा टी में ये बदल जाएगा, 20/3 साइन ओमेगा टी में ये बदल जाएगा। वेक्टर सम कर लो और रिजल्टेंट कहां पर आया उससे देख लो, 20/3 साइन ओमेगा टी। ये सबको दिखने लगेगा ऐसा मेरा मन तो नहीं मान रहा, लेकिन यदि दिखने लगे तो बड़े खुश की बात। जिनके समझ में आया हो वो हैंड राइज करो केवल। बहुत बढ़िया अंश, कृतिका, दिव्यांशु, अनुष्का, देव्यांश, पलक, वेदांत, अंश, अरोरा, दुष्यंत, निकिता, स्वयं, बहुत बढ़िया। पार्थ, कुछ यदि पूछना है तो बताइए। यहाँ आप सुपरपोजिशन ऑफ SHM एक बार रिवाइज कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, या मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाले चैप्टर्स का हेल्प लेकर के वो जो कंबाइन करते थे इकट्ठा, वहां से आप जाके थोड़ा प्रैक्टिस करके वापस आ सकते हैं।
वेव को सुपर इम्पोज करोगे, इंटरफेरेंस वाला काम आपने किया है, या तो उसे रिवाइज कर सकते हैं। सब मिलते जुलते हैं। हार्मोनिक फंक्शन इकट्ठा होना एक कॉमन सा आइडिया है, जिसकी आपको थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि कई चैप्टर्स में वो यूज में आ रहे हैं। और यदि उनका आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए कोई मुश्किल तो नहीं है।